बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी, बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ रहा है और उसके पहले तो प्री बोर्ड भी आ रहा है और प्री बोर्ड के मार्क्स जो हैं वो जुड़ते हैं हमारे इंटरनल मार्क्स के अंदर। तो इसलिए प्री बोर्ड के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि प्री बोर्ड के बाद जाके आपको 1.5 मंथ जितना मिलता है, आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं उस मंथ के अंदर। तो इसके लिए ये प्रिपरेशन जो है वो प्री बोर्ड को ध्यान में रखकर भी करना। तो जैसे बच्चों आपको पता है कि मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करती जा रही हूँ आंसर्स के साथ विद एक्सप्लेनेशन, सो दैट अगर आपने कोई चैप्टर नहीं भी समझा हो तो आप यहाँ पर भी वो चैप्टर या वो उसका क्वेश्चन समझ के आप आंसर को लर्न कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर नंबर 3, ठीक है, उसका सेक्शन डी हमें क्या कह रहा है। एबी से ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि हमें 20 मार्क में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है 47 नंबर। क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चा? एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद अ केमिकल इक्वेशन, और उसके यूजेस बताने हैं कोई भी। तो ब्लीचिंग पाउडर को अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसको हम लोग क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं, पर आपकी बुक में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तो भले उतना ही लिखो, चल जाएगा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। देखो, कैल्शियम का Ca, ऑक्सी का O, क्लोराइड का Cl2, सिंपल, ठीक है। कैसे बनता है? तो जब हम लोग स्लेक्ड लाइम लेते हैं, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हम लोग क्लोरीन पास करते हैं। कौन सा क्लोरीन होता है बेटा? वो याद करना, ड्राई क्लोरीन होता है ये ना, ड्राई क्लोरीन गैस पास करते हैं हम लोग, तब जाके हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और वाटर निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, H2O। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर द ड्राई स्लेक्ड लाइम, ठीक है बच्चा। चलिए, अब यूजेस क्या है? देखो, इन्होंने बोला कि कोई भी 2 यूजेस लिखो, मैंने 4 दे दिए, आपको जो भी 2 लर्न करना आप लर्न कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉटन और लिनन के जो क्लोथ्स होते हैं उसको वाइटनिंग करने के लिए हम ब्लीचिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। वुड पल्प तो येलो कलर का आता है ना, तो अपन के पास पेपर कैसे वाइट कलर में होते हैं, तो इसके लिए हम उसके अंदर भी ब्लीचिंग यूज़ करते हैं। तीसरा हमें पता है कि इसको हम लोग डिसइंफेक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपने ब्लीचिंग पाउडर लिक्विड के फॉर्म में डाल दी तो पानी के अंदर, तो सारे जर्म्स वगैरह मर जाते हैं, तो इट्स लाइक अपन डिसइंफेक्ट कर देते हैं। और चौथा, इट इज़ यूज इन द क्लोरोफॉर्म ऑल्सो, मतलब क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है बच्चा। आसान था बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। व्हाट इज क्लोरो अल्कली प्रोसेस? क्या होता है? इसका इक्वेशन बताइए। राइट द नेम्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। नाम बताओ प्रोडक्ट का जो जो बनते हैं, और साथ ही साथ किसी भी एक का हमें यूज़ बता दो, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा है? जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बेटा, किसमें से? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अच्छा, अब याद करना है, NaCl का जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है ना बच्चा, इसको अपन यहाँ पर कहते हैं ब्राइन, है ना। तो बुक में है तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राइन। तो कई बार ना आप रीड करोगे तो आपको कई बार लिखा आएगा जैसे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज मेड टू पास थ्रू ब्राइन, ठीक है। तो ब्राइन मतलब कि NaCl का एक्वियस फॉर्म, ठीक है। तो वो क्या करेगा? NaCl को डिकम्पोज कर लेगा NaOH के अंदर, और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा? 2NaCl प्लस पानी H2O, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा अपन का क्या हो गया? इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे? ब्राइन। और इसमें हम लोग क्या, ये एरो के ऊपर क्या आना चाहिए? करंट लिख देना, ठीक है। करंट पास कर रहे हैं हम लोग, तो क्या मिल जाएगा? NaOH, Cl2 और H2, ठीक है। 3 कंपाउंड्स मिले। तो उन्होंने बोला कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में कौन से कंपाउंड्स आते हैं? तो पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इन्होंने कहा है कि किसी भी एक का यूज़ बताओ। मैंने आपको तीनों के बता दिया, आपको जो भी ठीक लगा आप कोई भी एक लर्न कर लेना। तीनों लर्न करोगे तो आगे एग्जाम में और भी अच्छे से काम आएगा। तो NaOH का हम लोग यूज़ करेंगे डिटर्जेंट और सोप बनाने के लिए, पेपर्स बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए। Cl2 का बेटा यूज हो जाएगा फॉर द ब्लीचिंग पाउडर, पेस्टिसाइड्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। H2 हाइड्रोजन का यूज होगा फॉर द फ्यूल्स एंड द अमोनिया, ठीक है बच्चा। तो कोई भी आप लर्न कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? स्टेट द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन एंड राइट देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है, ठीक है, एक प्रोसेस है जहां पर 2 और 2 से ज़्यादा, ठीक है, कंपाउंड जो हैं वो बनते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। सो द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नोन एज द आइसोमर्स, ठीक है। तो द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब इसके अंदर उन्होंने पेंटेन की बात कही, तो पेंटेन मतलब कि 5 कार्बन होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो 5 कार्बन के हिसाब से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चा?
C5H12। ओके, अब पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है, तो आइए अब ये देखते हैं हम लोग एन पेंटेन को कैसे बनाए, जनरल का स्ट्रक्चर भी बताना। ठीक है, तो नॉर्मल चेन, तो नॉर्मल में कुछ नहीं बचा। ठीक है, सिंपल आप ना 5C के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे ही C आ गए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, देखो गिन लेना, 12 होने चाहिए, तो 3 इस तरफ है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं एन पेंटेन। ओके, फिर बात करते हैं अपन आइसोपेंटेन की। आइसोपेंटेन में क्या होता है बच्चा जी, देखो आइसोपेंटेन में एक कार्बन नीचे आ जाता है, तो 4 कार्बन आपके लाइन से रहेंगे। ठीक है, और एक कार्बन को आप नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो उसको अपन कहते हैं आइसोपेंटेन। बाकी आप फिर हाइड्रोजन लगा दीजिए इसके अंदर, 1 2 3। ठीक है, 1 2, यहाँ पे एक ही आएगा, यहाँ पर 1 2 3 और ये हो गया 1 2 3। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, आइसोपेंटेन। ओके, तीसरा आपके पास रहता है नियोपेंटेन। ओके, क्या रहेगा, नियोपेंटेन। तो ये आपका हो गया पहला, ये दूसरा, और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ तीसरा, जगह कम पड़ गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नियो में आपको 2 कार्बन नीचे उतारने होते हैं, 1 2 3, टोटल 5 होते हैं, तो लाइन में 3 रहेंगे और एक नीचे आ गया। ठीक है, तो अब कर लेते हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी कितने हो गए बच्चा, 3 गिन लेना, 12 सब में होंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। ओके बच्चा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, मैं यहाँ पे एरो करके लिख देती हूँ, नियोपेंटेन। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सक्रीशन, डिस्क्राइब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विद डायग्राम। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है, सिंपल ह्यूमन बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको जो हम रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को अपन कहेंगे एक्सक्रीशन। ओके, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ह्यूमन के अंदर 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं। ओके, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा और एक यूरेथ्रा होगा। ठीक है, ये 4 पार्ट्स होंगे किडनी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। दोबारा बोलते हैं, 2 किडनी, ठीक है, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। ओके, फिगर बोला इन्होंने तो मैंने आपको फिगर दे दिया अच्छा खासा रंग बिरंगी, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब बात करते हैं, देखो इन्होंने क्या बोला, डिस्क्राइब भी करो। क्वेश्चन में क्या बोला, डिस्क्राइब, मतलब कि हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो आइए बच्चों कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की अच्छे से। तो किडनी जो है वो मेन मतलब मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, किडनी कैसे शेप का होता है बेटा, बीन शेप का होता है, और वो कहाँ लाई करता है, ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, मतलब कमर के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, ठीक है, वहाँ पे दोनों तरफ एक एक किडनी होती है। किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं, जिसको हम सब यूनिट्स कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है बेसिकली किडनी के अंदर काम ही वो करता है समझ में। जैसे हॉस्पिटल बहुत सारा है, पर बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना, डॉक्टर चाहिए, कंपाउंडर चाहिए, वो सब चाहिए, तब जाके तो हॉस्पिटल्स चलेंगे। तो उससे किडनी कैसे काम करेगा, जब उसके अंदर नेफ्रॉन्स होंगे, और एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन जितने नेफ्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब कि 10 लाख जितने नेफ्रॉन्स आपको उसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, नेफ्रॉन जो है वो प्रोसेस सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, ठीक है, दोनों कर लेता है, और जो प्रोडक्ट बनता है किडनी के अंदर यूरिन बनता है। तो देखो अब यहाँ पे ये जो किडनी है वो बता दिया, अब यूरिन बन गया। ठीक है, ये आपको पाइप दिख रहा है ना, इसको अपन क्या कह रहे हैं, यूरेटर। अब इसका काम क्या है, आ जाओ देख लेते हैं। तो यूरेटर जो है वो किडनी के साथ कनेक्टेड होता है, एक मस्कुलर थिन पाइप है, और इसका फंक्शन जो है वो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच का ट्रांसपोर्ट करने वाला है। ठीक है, तो किडनी से यूरिन जाएगा और जाएगा यूरेथर के अंदर। ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो इन दोनों की कनेक्टिविटी जो ब्रिज का काम करता है वो यूरेटर करता है। अब यूरिनरी ब्लैडर ये एक मस्कुलर सेक मतलब कि ऐसे जहाँ पे चीज़ें भरी जाती है ना, स्टोर की जाती है। ठीक है, उसको अपन
बायो की लैंग्वेज में सैक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे बैग हो गया ऐसे करके, जो यूरिन को स्टोर करता है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंट्रोलिंग द पैसेज ऑफ यूरिन, ठीक है, कि यूरिन कब हमें अर्ज होता है कि अभी हमें वॉशरूम यूज़ करना है। ये तकरीबन 400 से 600 मिलीलीटर जितना यूरिन स्टोर कर सकता है। ओके, फिर आता है लास्ट यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है वो बस एग्जिट करने में हेल्प करता है यूरिन को फ्रॉम द बॉडी। ठीक है बच्चा, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रही हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन समझ में, आंसर समझ में आ रहे होंगे, और प्लस 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 आपको आंसर्स इजी भी लग रहे होंगे। ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको बहुत सिस्टमेटिकली आंसर्स दूँ ताकि आपको इतना ट्रैफिकेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए अब बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं बिटवीन देयर बॉडी सेल्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, फ्रॉम प्लांट टू एनिमल्स, एनिमल से बैक्टीरिया, फंगी, ये सब के सब रेस्पिरेशन करते ही हैं। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है, तो जो ग्लूकोज, जो हम खाना खाते हैं ना ग्लूकोज, ठीक है, जिसके अंदर C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज 6 कार्बन वाला, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिवाइड हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको अपन कहते हैं पायरोवेट। क्या कहते हैं बच्चा जी, पायरोवेट। अब ये पायरोवेट 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, जैसे यीस्ट होगा, फंगस होगा, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या होगा, तो ये पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चा, यहाँ पे कितने कार्बन है पायरोवेट में, 3 कार्बन है। यहाँ पे क्या बना, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, मतलब कितने कार्बन में कन्वर्ट हुआ, 2 ये, और तीसरा कार्बन कहाँ चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे तीसरा कार्बन चला गया, मतलब कि इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर हम बात करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है बट उतना सफिशिएंट अमाउंट पे नहीं है, तो ये कहाँ पे होता है, हमारे मसल्स में होता है। तब क्या बनता है, तब बनता है लैक्टिक एसिड। ये 3 के 3 का ही होता है, तो ये कार्बन नंबर सेम ही होता है बट एसिडिक फॉर्म में आ जाता है। तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है, मतलब कि पूरे के पूरे 3 कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ही कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, तो इस टाइप से ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है इन डिफरेंट वे, कि पहला ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है, तीसरा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आर्यन गॉट हिज आईज चेक्ड, the doctor prescribed him to wear a spectacles of lenses with -2 diopter power। ठीक है, तो -2 diopter पावर का बोला कि भाई तुम चश्मे पहन लेना। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो स्टेट द डिफेक्ट ऑफ आई दैट आर्यन वुड बी सफरिंग। माइनस साइन आई ना, माइनस से मतलब उसको दूर का नहीं दिख रहा होगा, दूर का नहीं दिख रहा होगा मतलब कौन सा डिफेक्ट हो गया बच्चा, मायोपिया, सिंपल। ठीक है, तो आर्यन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो मायोपिया में वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन दिस डिफेक्ट, तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज रेटिना से पहले बनती है, तो इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना रेदर देन रेटिना। ठीक है, रेटिना में नहीं बनती है, उसके पहले बन जाती है, इसके लिए हमें इमेजेस ब्लर नजर आते हैं। थर्ड, स्टेट 2 रीजंस फॉर अकरेंस ऑफ दिस डिफेक्ट। ठीक है, तो क्यों होता है, सबसे पहले कि हमारा जो आई लेंस होता है ना, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही कर्व्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा कर्व होता है ना कि वो जो लाइंस होती है वो उसके पहले ही मीट हो जाती है ना, मतलब रेटिना तक पहुँचती नहीं, उसके पहले ही मीट हो जाती है, इतना कर्व्ड हो जाता है। और दूसरा हमारा आई बॉल जो है ना, आई बॉल वो लंबा हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से। फोर्थ, बाय विच लेंस वुड दिस डिफेक्ट बी करेक्टेड, तो बाय द कॉनकेव लेंस। ठीक है, अच्छा खासा पावर जो भी होगा, क्योंकि पावर तो उन्होंने बोला ना -2 डायोप्टर वाला, ठीक है, तो वो इमेज जो है वो रेटिना पे अपने आप फिर फोकस होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बच्चों, अगर आपको बाहर की कुछ ऐसे पटकने वाली आवाज़ आ रही है तो माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा काम चल रहा है तो इसके लिए वो डिस्टर्बेंस हो पा रहा है। ओके, 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब क्या कह रहा है, समझना क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है, थोड़ा अनोखा सा क्वेश्चन है। अ मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो देखो ये पेपर है और इस पे पॉइंट ए, ये ना पॉइंट ए पे मैग्नेटिक निडल को रखा हुआ है। इन विच प्लेन इज करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर प्लेस्ड passing through the point A so that the magnetic needle of the compass will not show deflection। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको ना यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर रखना है, ठीक है, पॉइंट ए पे,
तो किस डायरेक्शन में रखोगे, किस डायरेक्शन में रखोगे ताकि डिफ्लेक्शन शो करे इन्हें। देखो बच्चा, अब बेसिकली आप अगर फिगर को ध्यान से देखो ना, ठीक है, तो ये फिगर के अंदर आपको, ठीक है, ये फिगर के अंदर आपको ये डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, ये डिफ्लेक्शन का एरो है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं मेन पोजीशन मान के चलती हूँ कि ठीक है भाई यही उसका पोजीशन है, ये इसी पोजीशन में निडल जो है वो रुका हुआ है। अब निडल इस पोजीशन में है, ठीक है, ये मेरा कंडक्टर है, ये मुझे कंडक्टर पॉइंट ए से कहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है, कि डिफ्लेक्शन ना हो। तो कैसे होने चाहिए, आपस में पैरेलल, है ना, कैसे होने चाहिए, पैरेलल, ठीक है। अब हम अपन इसको पैरेलल तो लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, बट इसको हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे, देखो, इन द गिवन सिचुएशन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर शुड बी प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर के प्लेन में, मतलब देखो इस ना, अब ये देखो ये डिफ्लेक्शन है, तो अपन ये चीज़ मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ना, ये पूरे सर्कल को। तो द हेल्ड प्रोड्यूस बाय इट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो हमें कैसे रखना है उसको, हमें इसको ऐसे रखना पड़ेगा, कैसे, ऐसे करके, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं यहाँ पर, आई बात समझ में, ओके। फिर तीसरा क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इन विच कंडीशन द डिफ्लेक्शन वुड बी मैक्सिमम। अब किस कंडीशन में डिफ्लेक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, तो भाई वो कंडीशन ऐसी होगी कि थंब रूल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखो ये थंब रूल हुआ हमारा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट और ये होगा मैग्नेटिक फील्ड्स। तो अगर आप यूँ देखो तो ये डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, तो कैसे शेप में बेटा, कैसे शेप हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यूँ करके यूँ, ठीक है। तो कैसा शेप हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब अगर हम परपेंडिकुलर में रखेंगे तो हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नजर आएगा। मतलब कैसे रख सकते हैं हम लोग, देखो ये तो पैरेलल था, ठीक है, तो अपन इसको ऐसे रख सकते हैं, ये ए पॉइंट, ठीक है। हम इसको कैसे रखेंगे, हम इसको ये अपना पॉइंट है, ठीक है। तो हम इसको कैसे रखेंगे, वायर को ऐसे, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। तब जाके आपको डिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा, मैक्सिमम दिखेगा, ठीक है। आपको फिगर में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, मैं तो जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, क्योंकि समझना बड़ा अतरंगी सा है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना क्या पॉइंट्स हैं। सो आइए अभी, द डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग थ्रू अ पॉइंट ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। तो किसके, ये पूरा प्लेन ऑफ द पेपर है ना ये वाला, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर होगा तो मैं हमें सो दैट द फील्ड ड्यू टू इट्स पैरेलल ऑफ द, ठीक है। तो कैसा होगा ना कि फील्ड कैसी हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। और ये हमारा कंडक्टर हो जाएगा इस तरीके से, कंडक्टर। तो इस तरीके से हमें को शो करना है, ठीक है। तो बस इतना चीज़ याद कर लेना कि यहाँ पर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यहाँ पर पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, और यहाँ पे कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। लिखना हो तो यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी का सेकंड क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, ए बी इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज शोन इन द फिगर, ठीक है। फिगर दिया हुआ है, थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ मैं। What would be the direction of the magnetic field produced by it at a point A and point Q? अच्छा क्या बोल रहा है, what would be the direction of the magnetic field produced by it point A and point Q? पहले पॉइंट कर लेते हैं। देखो ये जो आपका है ये ए बी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो ये बता रहा है साउथ डायरेक्शन, एस मतलब साउथ डायरेक्शन, मतलब कि ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो बताओ। तो अगर करंट जो है वो साउथ टू नॉर्थ में जाएगा तो डायरेक्शन किस में होगा, वेस्ट में होगा। इसका मतलब कि अगर आप पी पॉइंट पे कंपास रखते हो ना बेटा, तो वो डिफ्लेक्ट कैसे बताएगा, यूं करके बताएगा। अगर आप क्यू पॉइंट पे भी रखोगे ना, फिर भी डिफ्लेक्शन कैसे बताएगा, यूं बताएगा, मतलब कैसे जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो द मैग्नेटिक फील्ड
डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स द वेस्ट, वो दोनों केसेस में, P पॉइंट पर भी और Q पॉइंट पर भी। ओके, आगे एक और क्वेश्चन कंटिन्यूटी में है, चेकआउट कर लेते हैं क्या है। R1 इज ग्रेटर देन R2 इज गिवन, ठीक है, तो ये रहा R2 और ये रहा R1। ओके, ठीक है, तो ये पॉइंट R1 और देखा जाए तो ये पॉइंट R2, मतलब Q वर्ड्स की। देन एट विच पॉइंट विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर, ठीक है, तो इन दोनों में से R1 और R2 के हिसाब से, ठीक है, पॉइंट P या पॉइंट Q दोनों में से कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। देखो बेटा, अब करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ, पॉइंट क्लियर, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रेटिकली बनती जाएंगी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ऐसे करके बनती जाएंगी, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो साउथ से जा रहा है, तो अगर मैं पॉइंट बी की तरफ ध्यान दूँ तो क्यू जो है वो डिस्टेंस कम हुआ पॉइंट बी से, और पी जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो रूल क्या कहता है बेटा, रूल ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। अब मेरे को बताओ, पॉइंट बी से डिस्टेंस कम किसका है, क्यू का है कि पी का है, क्यू का है ना, डिस्टेंस कम हुआ, इसके लिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए द क्यू विल बी ग्रेटर, ओके, यहाँ फील्ड एट क्यू विल बी ग्रेटर देन द फील्ड एट पी, क्योंकि R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, 54 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन, क्या कह रहा है, व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स, ओके वेट, ओके, व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स एंड एक्सप्लेन वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स विद डायग्राम्स। देखो ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल्स का मतलब कि एक फूड चेन बेसिकली हम देख सकते हैं, जहाँ पर, ठीक है, फूड जो है या एनर्जी आप बोल दो, वो ट्रांसफर होती है वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द ट्रॉपिक लेवल्स। अब उनके सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और फूड के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग पैरामिड में प्लेस किए जाते हैं। तो ऐसे हमारे पास 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल अगर बात करते हैं, वो बनता है बाय द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल में वो वाला खाना खाने के लिए ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स विच आर द हर्बीवोरस। फिर थर्ड टॉपिक लेवल में गाय बकरियों खाने वाले जो होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, कार्निवरस, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ये होते हैं कार्निवरस की फर्स्ट लिस्ट, ठीक है, फर्स्ट कार्निवरस। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में जो टर्शरी कंज्यूमर होंगे, ठीक है, वो सेकंड कार्निवरस, मतलब कि उन एनिमल्स को खाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है कि भाई सन से ग्रास एनर्जी आई, ग्रास ऑफर ने खाया, ठीक है, ग्रास ऑफर से आप एक काम कर लो, इसको श्रू को हटाकर आप लिख दो यहाँ पर फ्रॉग, ठीक है, ग्रास ऑफर को फ्रॉग ने खाया और फ्रॉग को स्नेक ने खाया, ठीक है। अब स्नेक को ईगल, ठीक है, ईगल खाएगी, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर, तो बेसिकली आप देखो, तो ग्रास इज द प्रोड्यूसर, ठीक है, ग्रास इज द प्रोड्यूसर, ओके। तो ग्रास ऑफर प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ग्रास ऑफर को कौन खा रहा है, फ्रॉग, सेकेंडरी कंज्यूमर, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। अगर हम फोर्थ पॉइंट लिखते हैं तो स्नेक को कौन कंज्यूम करेगा, ईगल, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वो फिफ्थ टॉपिक लेवल, ठीक है। तो लाइक हम बात कर सकते हैं अपन इसका टेट्रा कंज्यूमर्स पर, ठीक है ना, टर्शरी तक की है तो अपन वहाँ तक ही ले लेते हैं, रहने दो इसको, ठीक, ओके, अपन इतना कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि डायग्राम के थ्रू बताओ, ठीक है, तो ये रहा हमारे पास डायग्राम, ओके, तो ये रहा, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर, ओके, क्या हो जाएगा इसके अंदर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी और टर्शरी, ओके बच्चा, इस तरीके से आप लिख देना। ट्रॉपिक लेवल्स में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर्स होंगे वो हमारे फर्स्ट टॉपिक लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ऐसा, फर्स्ट टॉपिक लेवल, फिर प्राइमरी किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी किस में आ जाएंगे, थर्ड टॉपिक लेवल, और ये किस में आ जाएंगे, टर्शरी, फोर्थ टॉपिक लेवल पे, ठीक है बच्चों। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये पूरा का सेशन अच्छा लगा होगा।
आंसर्स मैंने अच्छे से दे दिए हैं आपको। अभी आप लर्न करना स्टार्ट कर लीजिए। मीनवाइल मैं आपको बाकी सारे वीडियोस जो है वो देती जा रही हूँ। एंड प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।